मातरम बच्चों। आज हम अनुनासिक संधि का अध्ययन करेंगे। हमारी संधि है अनुनासिक संधि। बच्चों, अनुनासिक जो वर्ण होता है वो वर्ग का पंचम वर्ण होता है। हम इस सूत्र नियम के अनुसार देखते हैं, यर अनुनासिके। यर यहां पर प्रत्याहार है। यर यहां पर क्या है? प्रत्याहार है। और अनुनासिके नासिकोवा। यर यहां पर प्रत्याहार है और अनुनासिक मतलब कि उत्तर पद में अनुनासिक वर्ण हो, कहने का तात्पर्य पंचम वर्ण हो, तो उसका जो पूर्व वर्ण है, पूर्व पद का जो उत्तर वर्ण है उसका उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। आगे देखिए बच्चों, यर पदांतस्य, यर पद के बाद में, यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिके अनुनासिक हो। यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिक हो तो परे मानी बाद में अनुनासिको व शात, तो वह अनुनासिक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व पद में यर प्रत्याहार हो, पूर्व पद में यर प्रत्याहार हो। यर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है और य, र, ल, व होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, पद के अंतिम यर, पद के अंतिम यर अर्थात है के अतिरिक्त अंतस्थ वर्ण में यर ल व है होता है, तो है के अतिरिक्त सभी व्यंजन हो। बच्चों, यहां एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, एक के अतिरिक्त के साथ साथ जो सेसस है, तीनों वर्ण हैं, वो भी इसके अंदर नहीं आते। वैसे भी सेसस है जो वर्ण है वो विसर्ग संधि में आएंगे। तो है को छोड़ करके सभी व्यंजन के बाद वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक हो। उत्तर पद में, उत्तर पद के पूर्व जो वर्ण है वो वर्ण अनुनासिक होना चाहिए। तो यर को अपने ही वर्ग का, यर को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यर जो प्रत्याहार है उसका अपना ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब यहां पूर्व पद में आपको बताया गया था यर प्रत्याहार हो। उत्तर पद में, उत्तर पद के अंतर्गत उत्तर पद में वर्ग का पंचम वर्ण हो। उत्तर पद में वर्ग का पंचम वर्ण हो तो हम पूर्व पद जो यर प्रत्याहार है, पूर्व पद जो यर प्रत्याहार है, तो यर को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यर को
अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है अपना जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। यहां पर द है, ये यर प्रत्याहार है, तीसरा वर्ण है। बाद में हमारे पंचम वर्ण है, तो हम इस दे का उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देते हैं। जैसे ते का ते लिखा, दे का पंचम वर्ण ते थे द न, तो पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? दे का न। और बाद में हमारे उत्तर पद में जो पंचम वर्ण है उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अगला उदाहरण देखिए, यहां भी यर प्रत्याहार है। यर प्रत्याहार का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तो यहां पर आपके तीसरा वर्ण है, बाद में पंचम वर्ण है, तो दे का उसी वर्ग का, जो द है उसका उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे। तो प का प लिखा, इस दे का जो पांचवा वर्ण है वो त वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। त थ द ध न, तो दे का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। दे हलंते है तो ने भी हमारा हलंते ही होगा। अब पीछे के वर्ण में जो हमको दे रखा है हम उसको यथावत लिख देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, यह पूर्व जो वर्ण है वो ट है। ट जो है यर प्रत्याहार का पहला वर्ण है, तो ट वर्ग का जो पंचम वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, वो हमको करना है। तो से का से लिखा, टे का पंचम वर्ण ण होता है, तो बच्चों इसको हम ण लिख देंगे। अब हमारे जो शब्द बच रहा है, उत्तर पद में पंचम वर्ण है, और जो शब्द बच रहा है हम उस शब्द को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण, पूर्व पद में त है, जो वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब इस त वर्ग का हमको पंचम वर्ण करना है, तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। त थ द ध न, तो पंचम वर्ण न होगा, तो हम इस ते के स्थान पर न लिख देंगे और बाकी हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। उत्तर पद की हमारी जो शर्त है वो पंचम वर्ण होना चाहिए। मैंने कहा उत्तर पद में पंचम वर्ण हो, उत्तर पद के वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो यर को अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहां पर हम जो मरण शब्द है वो यथावत लिख देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, यहां पर वर्ग का तीसरा वर्ण है द। किस वर्ग का? त वर्ग का। किस वर्ग का तीसरा वर्ण है? त वर्ग का तीसरा वर्ण है। बाद में हमारे पंचम वर्ण है, उत्तर पद में हमारे पंचम वर्ण है। तो इन दोनों शर्तों को देख करके
जो द है, इस द का उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। अब इस द का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। इस वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। और बाकी जो हमारे शेष है उसको हम यथावत वैसे के वैसे ही लिख देंगे। जैसे अगला हमारा उदाहरण है, यहां पर पूर्व जो वर्ण है वो क है। क वर्ग का पहला वर्ण है। क वर्ग का पहला वर्ण है। बाद में हमारे पंचम वर्ण है। बाद में हमारे पंचम वर्ण है। तो इस कारण से जो पूर्व पद का क वर्ग का पहला वर्ण है उसको हम क वर्ग का पंचम वर्ण कर देंगे। कौन सा वर्ण कर देंगे? पंचम वर्ण कर देंगे। तो हम इस क वर्ग का पंचम वर्ण लिख देते हैं दीर्घ। अब बाकी जो हमारा शेष बचा है उसको हम यथावत लिख देंगे। जैसे सत प्लस मति, सत प्लस मति, तो हमारे ये तय है। तय वर्ग का पहला वर्ण है। तय वर्ग का प्रथम वर्ण है। बाद में हमारे में पंचम वर्ण है। तो ते का हम उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देते हैं। तो ते का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। ते का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। कहने का तात्पर्य अनुनासिक होगा। तो से का से लिखा और ते का पंचम वर्ण न लिखा और बाकी वैसे के वैसे ही लिखा। अब हमको अगर हमारे ये संधि समस्त पद में आ जाती है तो हम इस संधि को कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों, इस संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इस संधि में हमारे दो अनुनासिक शब्द होंगे। एक तो पंचम वर्ण जो आया, जो एक जिसको हमने यल प्रत्याहार को पंचम वर्ण करा, जो अगर हम पंचम वर्ण इस प्रकार जोड़े से देख लेते हैं, पंचम वर्ण इस प्रकार हम जोड़े से देख लेते हैं तो हमारी संधि ये होगी अनुनासिक संधि। बच्चों, अब हम अनुनासिक संधि का दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। जो हमारा दूसरा नियम है जयो होतन्यासम। इसका तात्पर्य यह है कि जय क्या है? यहाँ प्रत्याहार। जय प्रत्याहार के बाद परस्य बाद हस्य का तात्पर्य है, मतलब पूर्व पद में जय हो, बाद में है हो। पूर्व वर्ण, जो पूर्व वर्ण है वह शात पूर्व वर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व पद में जय प्रत्याहार हो, बाद में है हो। तो हम जो जय प्रत्याहार है, जय प्रत्याहार का वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। किसका? जय प्रत्याहार है। जो जय प्रत्याहार आया है उसका हम
तीसरा वर्ण कर देते हैं। और जो है का भी पूर्व सवर्ण मतलब उसी वर्ग का हम क्या करते हैं, चौथा वर्ण करते हैं। कहने का तात्पर्य जय का तीसरा वर्ण और है का चौथा वर्ण। आगे देखिए, जय जय का अर्थात वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण। जय प्रत्याहार का तात्पर्य है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। जो आपके है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, जो ये वर्ण है ये आपके जय प्रत्याहार है। तो इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण पूर्व पद में आएगा। उत्तर पद के जो पूर्व वर्ण है उसमें क्या आएगा, अहस्य अह आएगा। तो हम है का उसी वर्ग का चौथा वर्ण कर देंगे और जय का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है वाक। यहां पर क वर्ग है, वाक में क है, जो क वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब हम इस वर्ग का प्रथम वर्ण को किस में परिवर्तित कर देंगे, तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। जो पूर्व वर्ण, पूर्व पद का जो उत्तर वर्ण है उसको हम वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। तो गे का वा। अब इस के का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है। तीसरा वर्ण क्या होगा, ग होगा। हमने ग लिख दिया। अब यहां है का जो है इस है का हम उसी वर्ग का चौथा वर्ण कर देंगे। तो क्या होगा हमारा, वो ग होगा। क्या होगा, घ होगा। तो हम इसको घ लिख देंगे। बाद में जो हमारा पद है उसको वैसा के वैसा ही कर देंगे। समस्त पद में पहचानने के लिए तीसरा और चौथा वर्ण साथ में देख लेंगे, क्योंकि पूर्व वर्ण का तीसरा हुआ है और है का चौथा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ण अपन देखेंगे जब भी हम पहचान सकते हैं कि हमारी अनुनासिक संधि है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। एक आया लिख दिया, यहां पर प है, तो प वर्ग का जो प वर्ग है, इस प वर्ग का जो प है ये कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। तो हम इस पे का कौन सा वर्ण कर देंगे, तीसरा वर्ण कर देंगे। पे के स्थान पर कौन सा वर्ण कर देंगे, तीसरा वर्ण कर देंगे। तो हमारे इस पे का तीसरा वर्ण क्या हो गया, ब हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, ब हो गया। अब इस है का क्या करेंगे हम, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण करेंगे। तो हमारे पे वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, ब। पे वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, ब। तो हम इस है के स्थान पर भ लिख देंगे। तो क्या हो गया, भ लिख दिया। अब बाकी हमारा जो बचा शेष उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। यह हमारे त है, त वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण। त वर्ग का पहला वर्ण है। तो हम इस त वर्ग के
पहले वर्ण को किस में कर देंगे? तीसरे वर्ण में। तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? द। त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? द होगा। अब इसके स्थान पर, त के स्थान पर हम द लिख देंगे। त के स्थान पर क्या लिख दिया? द लिख दिया। अब है का हम क्या करते हैं? चतुर्थ वर्ण करते हैं। चतुर्थ वर्ण कौन सा करेंगे? जो अपने त वर्ग है उसी वर्ग का, या मैंने आपको बताया पूर्व सवर्ण, जो पूर्व पद में आया है उसका ही सवर्ण करना है। तो इस है के स्थान पर हम उसका चतुर्थ वर्ण कर देंगे। तो हमारा त वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या हो गया? ध हो गया। चतुर्थ वर्ण क्या हो गया? ध हो गया। तो हम इसके स्थान पर ध कर देंगे, बाकी हम वैसा के वैसा ही लिख देंगे। अगला उदाहरण देखिए, तत् प्लस हित। अब यहां पर द वर्ग का कौन सा, त वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। त वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो हम इस त वर्ग के तीसरे वर्ण को तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित करेंगे, क्योंकि पहले से ही तीसरा वर्ण आ गया है, इसलिए तीसरे वर्ण में ही अपन परिवर्तित करेंगे। तो ये हमारा पद हो गया। अब है को, इसका चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? त वर्ग का चौथा वर्ण ध। तो हम क्या लिख देंगे? ध का ध लिख देंगे, लेकिन हमारे ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है, तो हम ई की मात्रा लगा देंगे। अगर इसको हम लिखते हैं तो त का त, जो आधा वर्ण होता है वो हमेशा ऊपर होगा, जो पूरा वर्ण होता है वो नीचे होगा, और हमारा शब्द बन जाएगा तद्धित। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, सम्राट प्लस हत। यहां पर त है, त वर्ग का कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। अब हम त वर्ग का कौन सा वर्ण करेंगे? तीसरा वर्ण करेंगे। तो तीसरा वर्ण क्या हो गया? ड हो गया। त वर्ग का तीसरा वर्ण ड हो गया। तो देखिए से का से ना, अब ये तीसरा वर्ण ड कर दिया। अब है के स्थान पर इसका चतुर्थ वर्ण ड होगा, ड ढक्कन का। अब हम चतुर्थ वर्ण लिख देते हैं। अब हम चतुर्थ वर्ण लिख देते हैं। अब जो हमारा शेष बचा है उसको हम यथावत लिख देंगे। तो इस प्रकार अनुनासिक संधि का जो हमारा सेकंड नियम है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अनुनासिक संधि के दो नियम होते हैं, एक तो य प्रत्याहार हो, दूसरा जह प्रत्याहार हो। य प्रत्याहार के अंतर्गत मैंने आपसे एक बात की थी कि य प्रत्याहार में है को छोड़ करके वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो। किसको छोड़ करके? है को छोड़ करके। और जह प्रत्याहार में आपके वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होगा, लेकिन उत्तर पद में है होगा। जब हम पूर्व पद के जो वर्ण है उसको तीसरा करेंगे और उत्तर पद का जो है
उसको हम चौथा वर्ण करेंगे। इस प्रकार हमारी अनुनासिक संधि पूर्ण होती है।